इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उस नए खतरे की जो देश के सिर पर मंडराने लगा है। पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने अब हमारे फौजी ठिकानों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर हमले का नया तरीका निकाला है। अब आतंकवादी हमला करने के लिए चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में 2 बार ड्रोन अटैक हुए हैं। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये छोटे हमले बड़े खतरे के संकेत हैं, बड़े हमले की प्लानिंग का हिस्सा है। इनसे निपटने की तैयारी अभी से करने की जरूरत है। हमारी फोर्सेस ने कश्मीर से ज्यादातर आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इसलिए अब यह नया तरीका निकाला गया जिसमें न आतंकवादियों का सीधा इस्तेमाल होता है, न एनकाउंटर की गुंजाइश। अगर निशाना ठीक से लगा तो नुकसान बहुत होता है। ड्रोन के जरिए बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए प्रेशर आईडी गिराई जा रही हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन को रात के अंधेरे में भेजा जाता है। ड्रोन की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा रखी जाती है जिससे आसानी से हमारे जवानों की नजर में आ न सके, डिटेक्ट ना हो सके। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हर बार एक्सप्लोसिव लेकर आए ड्रोन को देख लिया गया, लेकिन यह भी सही है कि दोनों बार ड्रोन बारूद गिराकर गायब हो गए। इसलिए चिंता ज्यादा है। इस मुद्दे पर मैंने कई एक्सपर्ट से आज बात की है, सेना के अफसरों से इस खतरे के बारे में पूछा है। इससे कैसे निपटा जाए, इसका तरीका क्या है, दुनिया के तमाम बड़े मुल्क इस तरह के खतरे से निपटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें मैंने डिटेल में पूछी हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले वक्त में ड्रोन से हमले एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। दुनिया के कई मुल्क इस मुसीबत को झेल रहे हैं, लेकिन हमारे ये खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक पड़ोसी लंबी दूरी से ऑपरेट होने वाले ड्रोन बना रहा है और दूसरा उससे ड्रोन खरीद रहा है, और दोनों भारत के दुश्मन हैं। चीन बड़ी मात्रा में इस तरह के ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को बेच रहा है और पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में लगा है। इसलिए इस एडवांस तकनीक के अटैक को नाकाम करने का तरीका निकालना जरूरी है। हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, इसलिए यह काम और भी जल्दी करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क ड्रोन मुल्कों के हमलों का सामना कैसे कर रहे हैं, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है। यह सब आपको बताऊं, इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन के दौरान कहां कहां ड्रोन अटैक हुए। आज मुझे जनरल बिपिन रावत की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने आर्मी चीफ रहते हुए कई बार कहा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि आने वाले वक्त में आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, 2 देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने नहीं होंगी, यह रिस्क कोई नहीं लेगा, बल्कि जो फ्यूचर वॉरफेयर होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, अनमैन्ड लेवल पर होगा। यानी बिना किसी जवान को भेजे एक देश टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे मुल्क पर हमला करेगा। पाकिस्तान और चीन अब यही कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर जो 4 ड्रोन हमारी सरहद में आए, उनका इरादा हमारे फौजी ठिकानों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नष्ट करना था, उन पर अटैक करना था। शनिवार की रात को 2 ड्रोन जम्मू एयरबेस के ऊपर मंडराते देखे गए और बिल्डिंग पर बारूद गिराने में कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी बार हमारे जवानों ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने ड्रोन अटैक की साजिश को नाकाम कर दिया। यह कल रात की बात है। कालूचक आर्मी स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन फिर दिखे। पहला ड्रोन रात करीब 11:45 पर आया, जबकि दूसरा ड्रोन इसके करीब 3 घंटे बाद यानी रात 2:40 पर। आर्मी स्टेशन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने यह देखा कि इस आसमान में कोई ऑब्जेक्ट तो है जिसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। खतरे की आशंका को देखते हुए सेना की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर फायर किए और जब दूसरा ड्रोन आया तब भी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन गायब हो गए।
आर्मी के अफसरों के मुताबिक जवानों ने कालूचक में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर मंडरा रहे इन ड्रोन्स पर करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन ड्रोन नहीं मिले। इससे लगता है कि अटैक की साजिश रचने वाले हैंडलर्स ड्रोन्स को बिना नुकसान के अपनी टेरिटरी में वापस ले जाने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी एजेंसी इसकी जांच कर रही थी और मैपिंग कर रही थी कि आखिरकार आईबी या फिर नियर बाय लोकेशन से इस यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया। उसके तुरंत बाद ही कल देर रात 11:45 पर कालूचक, वही कालूचक जहां 2002 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी के प्रेमाइसेस के पास जहां पर एक भारतीय सेना की इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक उसी जगह पर एक और ब्लिप दिखाई दिया। जैसे ही ब्लिप दिखाई दिया, सेंट्री पोजीशन पे बैठे सेंट्री ने क्यूआरटी को इन्फॉर्म किया और स्टेशन कमांडर को जानकारी दी। उसके तुरंत बाद ही करीबन 25 से 30 राउंड फायर किया गया और इस फायर के दौरान वो यूएवी दोबारा से गायब हो गया। लेकिन रात को 2:40 का वक्त था जब पीछे की तरफ, जो कि नाला के एडजॉइनिंग है, वहीं से एक बार फिर से जो ड्रोन है उसकी रेड लाइट ब्लिप होते हुए दिखाई दी। क्यूआरटी और साथ में वहां पर जो कमांडोज थे उन्होंने फायरिंग लगातार की। 30 से 35 राउंड फायर किया। जो ब्लिप यूएवी से आ रहा था वो पूरी तरह से ओझल हो गया। यह माना गया कि पास के नाले में वो गिर चुका है, इसीलिए आसपास के सभी इलाके में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने और खासतौर पे भारतीय सेना और एयरफोर्स ने लगातार जांच पड़ताल शुरू की। दरअसल यूएवी लोअर लेवल फ्लाइंग करता है, जिसकी वजह से रडार में कैच करना बेहद मुश्किल है और यही एक सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और बाकी पैरामिलिट्री एजेंसीज ने एक हाई लेवल मीटिंग की ताकि वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर किया जा सके। इस समय भारतीय सेना खासतौर पे अपने सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर कर रही है। वहीं एनएसजी अपने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास है ताकि कहीं से भी अगर यूएवी आईडी के जरिए एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उससे पूरी तरह से रोका जा सके। आप मनीष प्रसाद की बात सुन रहे थे। हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, काफी जानकारी रखते हैं। सवाल यह कि सरहद से 14-15 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन बारूद लेकर आए और लौट जाए, यह खतरे की बात है। तो अब सवाल है, क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? क्या हमारे पास इस तरह के हमलों को नाकाम करने की तकनीक नहीं है? इन सारे सवालों पर आज मैंने मनीष प्रसाद से बात की, डिफेंस एक्सपर्ट से बात की, काफी सारे जवाब मिले। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उनमें इंपैक्ट आईडी फिट किए हुए थे, यानी पिन पॉइंट टारगेट्स को अटैक करने के लिए नहीं भेजा गया था। क्योंकि ड्रोन छोटे थे और हमारे पास बॉर्डर पर जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस रडार सिस्टम मौजूद है वो बड़े फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में तो कैपेबल है, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई बड़ा अनमैन्ड एरियर व्हीकल हो, यूएवी हो। लेकिन जहां तक छोटे ड्रोन्स की बात है, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इन रडार्स को ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इन छोटे छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए लगा दिया गया तो फिर इसे हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब किसी परिंदे के भी उड़ने पर ये अलर्ट मोड पर आ जाएंगे और ये बड़ा ड्रॉबैक है इस पूरे सिस्टम में। ड्रोन वाकई में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तो बहुत कम दाम पे मिल जाता है, कॉमर्शियली मिल जाता है। मिलिट्री ड्रोन्स के अलावा जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनको इंजीनियर करके मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया सकता है। आप उसके थ्रू एम्यूनिशन या आईईडी डिलीवर कर सकते हैं, जैसा कि जम्मू अटैक के केस में हुआ। इसलिए इसको किसी तरह से रोकने की जो हमें क्षमता बनानी पड़ेगी, उसकी बहुत आवश्यकता है। और ड्रोन के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर आप वर्ल्ड लीडर्स की बात सुने तो लोग ये कहते हैं कि आगे आने वाली जो हमारी लड़ाइयाँ होंगी वो बहुत ऑटोनोमस होंगी, और ड्रोन्स वो आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रोन बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इनमें मेटालिक पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए रेडार सिग्नेचर नहीं जनरेट होता है। इंजन्स भी इनके बड़े छोटे होते हैं तो उनसे कोई IR सिग्नेचर नहीं मिल पाता है।
और ये नॉर्मली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो सब मिला करके नॉइज सिग्नेचर, IR सिग्नेचर और इनका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है बहुत छोटा होता है। तो ये इनको एक तरीके से इनविजिबल सा कर देता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्शन जो इनका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हम जो वेपन फाइटिंग पार्ट है, ऊडा लूप जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जर्व, दैट मीन्स वी आर एबल टू डिटेक्ट कि थ्रेट क्या है, ओरिएंट, समझ जाएं कि किस टाइप का थ्रेट है, डिसाइड कर सके कि इसके बारे में क्या करना है, कौन सा असला इस्तेमाल करना है, एंड एक्ट मीन्स हम फिर उसको इंगेज करें और डेसिमेट करें। तो डिटेक्शन अपने आप में एक चैलेंज है स्मॉल ड्रोन्स का, यह हम सब समझते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि इस काम को हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को हमें पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव की बात सुन रहे थे आप। वो कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है। अब सवाल यह कि भारत ऐसे ड्रोन अटैक्स का जवाब कैसे दे। हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या है और हमें कितना और मजबूत बनाना है, इसमें कितना वक्त लगेगा। तो इसको लेकर कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह कि हमारे पास ऐसे छोटे छोटे ड्रोन अटैक से निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मौजूद हैं। हमारी फोर्सेस के पास एंटी ड्रोन जैमर्स हैं और ये ड्रोन को काफी क्लोज रेंज में आने के बाद उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। कई बार तो 200 मीटर की दूरी से भी इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा DRDO ने एक ऐसी एंटी ड्रोन डिवाइस डेवलप की है जो माइक्रो ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हाई पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम मौजूद है जो ड्रोन को हवा में जाम कर सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स या उसके आसपास के इलाकों में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम एयर कंट्रोल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। फ्लाइट्स के मूवमेंट इससे गड़बड़ा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इसमें काम चल रहा है, सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसमें क्या है, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हो गया आपका हार्ड किल और एक होता है सॉफ्ट किल। अब हार्ड किल क्या हुआ, हार्ड किल में जैसे कि आपने बंदूक से उसको शूट डाउन कर दिया, तो उसके लिए आपको रैपिड फायर गन्स चाहिए और एडिक्वेट रेंज चाहिए। ट्रायल्स इससे भी हुए कि नेट फेंक के उसको पकड़ा जाए और नेट से वो गिर जाए नीचे, और हेलीकॉप्टर से भी ट्रायल्स हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी यूज होता है उसको शूट डाउन करने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जहां भी ये गिरेगा वहां पर कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। तो जो अर्बन एरिया में है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका कोलैटरल डैमेज है, उसका जो नीचे जहां भी बिल्टअप एरिया है वहां पर डैमेज हो सकता है। दूसरा है सॉफ्ट किल। उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स पे यूज होता है। जैसे कि जो ड्रोन्स होते हैं वो रिलाई करते हैं GPS पे अपना नेविगेशन के लिए, वो रिलाई करते हैं डेटा लिंक पे उनके जो कंट्रोल्स का जो इनपुट्स आती है उसके लिए, और तीसरा वो रिलाई करते हैं जो ऑपरेटर है या मदर बेस है वहां से कांटेक्ट रखने के लिए अगर पिक्चर्स वगैरह भेज रहा है तो डेटा लिंक होता है। तो ये तीनों जो है रेडियो लिंक्स पे बात करते हैं। तो जैमिंग या स्पूफिंग सिस्टम्स आते हैं जिससे कि ये न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ना एक तो इसको वापस भेजा जा सकता है, या फिर ऑल्सो अभी रिफाइनमेंट चल रहा है कि इसको सेफ एरिया में ले जाके गिराया जाए। तो एयर वाइस मार्शल, माफ कीजिए, एयर मार्शल अनिल खोसला रिटायर्ड हैं, वो भी एक्सपर्ट्स हैं और वो कहते हैं कि 1-2 ड्रोन हो या फिर 3-4 ड्रोन हो तो उन्हें गिराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सवाल है, क्या हम एक साथ बड़े ड्रोन अटैक को काउंटर करने के लिए रेडी हैं? सोचिए, जिस तरह टिड्डियां झुंड में आती हैं, कुछ ही मिनट में सारी फसल को बर्बाद कर देती हैं, अगर इसी तरह सैकड़ों ड्रोन आ जाएं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? उनके खिलाफ हम कैसे एक्शन लेंगे? तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। ऐसा नहीं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम ड्रोन्स को लेकर एडवांस वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं, और अगर छोटे छोटे ड्रोन से मुकाबला होता है तो फिर हमारे पास भी कई हॉबी ड्रोन्स हैं जिन्हें ग्रेनेड कैरियर या फिर छोटे आईडी कैरियर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। इन्हें एक जंगी ड्रोन बनाया जा सकता है, यानी ड्रोन से बम गिरा सकते हैं,
मिसाइल दाग सकते हैं या फिर इसमें एक्सप्लोसिव भर के टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कई ड्रोन्स में स्टेल्थ फीचर्स होते हैं, यानी ये रडार को चमका दे सकते हैं, लेकिन इस मामले में कई मुल्क हमसे काफी आगे हैं। इजराइल ने तो ड्रोन और मिसाइल अटैक को रोकने के लिए एक पूरा कमांड सेंटर बनाया है। उसके पास आयरन डोम सिस्टम है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फिलिस्तीन की तरफ से दागी जा रही मिसाइल्स को आयरन डोम सिस्टम ने हवा में कैसे ध्वस्त कर दिया। और अब तो इजराइल नए पिन पॉइंट वाले अटैक ड्रोन तैयार कर रहा है। इसी तरह अमेरिका भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफी वक्त इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की एयरफोर्स ने कई बार टेररिस्ट का सफाया करने के लिए रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इस तरह उसके पास प्रीडेटर ड्रोन है जो खुफिया मिशन और निगरानी में माहिर है। और जानकारी यह भी है कि जल्द ही हमारी नेवल फोर्स को भी ऐसे 30 प्रीडेटर ड्रोन्स मिल सकते हैं। और जहां तक जंग में ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात है, तो पिछले साल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो जंग हुई थी, उसमें अजरबैजान ने काफी ड्रोन्स के जरिए कई जगहों पर बम गिराए थे। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना और पाकिस्तान से है, क्योंकि चाइना के पास कई सिविलियन ड्रोन हैं जिन्हें वो जंगी ड्रोन में तब्दील कर सकता है, फाइटर ड्रोन में बदल सकता है, और ऐसे ही ड्रोन वो पाकिस्तान को भी सप्लाई करता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास सशक्त काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो जो ड्रोन से आने वाले हर तरीके के खतरे को न्यूट्रलाइज करने में कारगर साबित हो। और मैंने तो ये देखा है कि जब जब कश्मीर में हालात सुधरते हैं, जब जब कश्मीर अमन की बात होने लगती है, जब जब कश्मीर में जमहूरियत की बात होती है, जब जब कश्मीर में तरक्की का काम शुरू होता है, इतिहास गवाह है, तब तब कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तेज हो जाती हैं। पाकिस्तान में बैठे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। आतंकवादी हमले होते हैं, फौजी ठिकानों पर हमले होते हैं। पहले आतंकवादी सरहद पार करके घुसपैठ करके कश्मीर में घुस जाते थे, अब उनमें से ज्यादातर मारे जाते हैं। इसलिए अब यह नया एडवांस तरीका सामने आया है, ड्रोन के जरिए हमला करने का। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल हमने देखा कि 2019 से होने लगा था। पाकिस्तान के सरहद से कभी वेपन्स भेजने के लिए, कभी पंजाब में ड्रग्स भेजने के लिए। इसलिए आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल एयर स्ट्राइक के लिए करेंगे, इसकी संभावना जताई गई थी। आतंकवादी इस तरह की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेसिस पर हमला कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी पहले से था। अब जैसा एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि हमारी फौज, हमारी पुलिस इस तरह के अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट मौजूद हैं। ऐसे एरियल वॉरफेयर की जैमिंग हो सकती है, ड्रोन के कमांड और कंट्रोल को फेल किया जा सकता है। और यह भी बताया कि इजराइल इस तरह के कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। ड्रोन या अनमैन्ड व्हीकल को काउंटर करने के लिए एडवांस रडार्स भी होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए जैमिंग और लेजर सिस्टम भी होते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी फौज भी पाकिस्तान में बैठे हंटर्स को इसका माकूल जवाब देगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से ड्रोन के हमले हुए, जिस तरह से उनका मुकाबला हुआ, उसे देखकर मन में कई सवाल खड़े हुए। ऐसा लगा जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के एरियल हमलों को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी या कहीं इक्विप नहीं है। अगर पाकिस्तान के ड्रोन का निशान सही जगह लगता तो भारी नुकसान हो सकता था। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, उनको नुकसान हो सकता था। ऐसा लगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के हमले से चौंक गई। और ईश्वर करे कि मेरा यह शक गलत साबित हो, हमारी फौज, हमारी पुलिस ड्रोन से किए गए हमलों को टैकल करने में सक्षम साबित हो। लेकिन देश की जनता को भरोसा दिलाना जरूरी है कि हम किसी भी अनमैन्ड एरियल अटैक को काउंटर कर सकते हैं, किसी भी किस्म के ड्रोन को नाकाम करने के लिए तैयार है। जनता को यकीन होना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है
कि ऐसी किसी भी साजिश को नेस्तनाबूद कर सकती है। आने वाले दिनों में हमें अपने सुरक्षा बलों से एक मजबूत एक्शन का इंतजार रहेगा। पाकिस्तान को माकूल जवाब देना इसलिए भी जरूरी है कि वो कश्मीर में अमन बिगाड़ना चाहता है। उसे कश्मीर की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। इसलिए पाकिस्तान किसी कीमत पर एक बार फिर कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। लोगों के दिलों में दहशत भरना चाहता है। एक तरफ ड्रोन अटैक की साजिश और दूसरी तरफ आतंकवादी हमले। कल रात भी दहशतगर्दों ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में एक एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनकी वाइफ और बेटी की हत्या कर दी। फैयाज अहमद 5 वक्त के नमाजी कश्मीरी मुसलमान थे। इंसानियत और देश प्रेम का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। खुद स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे और अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजा था। बस इसी बात से फैयाज अहमद आतंकवादियों की आंख की किरकिरी बन गए। फैयाज अहमद के परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। अब सिर्फ एक बेटा बचा है, क्योंकि बाकी 3 लोगों का आज जनाजा निकला। आतंकवादियों ने तीनों को मार डाला। फैयाज अहमद कल रात पत्नी और बेटी के साथ घर में थे। फौजी बेटा ड्यूटी पर था। रात 10:40 पर आतंकवादियों ने एसपीओ फैयाज अहमद के घर का दरवाजा खटखटाया। फैयाज ने बिना किसी डर के दरवाजा खोला। सामने आतंकवादी थे। दहशतगर्दों ने फैयाज पर अंधाधुंध फायरिंग की। घर में उनकी पत्नी रजा बेगम और बेटी राफिया थी। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों फैयाज को बचाने के लिए भागी तो आतंकवादियों ने उन पर भी फायरिंग की। इस हमले में फैयाज अहमद ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी वाइफ की मौत हॉस्पिटल ले जाने वक्त हुई, जबकि 24 साल की बेटी राफिया हॉस्पिटल तो पहुंच गई, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। जिस वक्त फैयाज पर हमला हुआ उस वक्त उनके बेटे का फोन आया था। वो अपनी मां से बात कर रहा था। तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। मां फोन छोड़कर भागी। बेटा समझ गया कि इंसानियत के दुश्मनों ने उसके घर पर हमला किया है। बेटा ड्यूटी पर था। अपने अफसरों को घटना के बारे में बताया। वो घर की तरफ भागा, इसलिए जब तक घर पहुंचता तब तक पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। पिता, मां और बहन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक ही घर में 3 लाशें पड़ी थी। चीत्कार बचा था। एक ही दिन में एक ही घर से 3-3 जनाजे उठे। जिसने भी मंजर देखा अपने आंसू नहीं रोक पाया। फिर चाहे वो घर पर संवेदना जताने के लिए आए लोग हों या जनाजे में शामिल लोग, हर किसी की आंख नम थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी हैवानियत कैसे दिखा सकता है। पुलिस में होने की वजह से हो सकता है एसपीओ फैयाज अहमद से आतंकवादियों की दुश्मनी हो, लेकिन उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आतंकवादियों ने कश्मीर की बेटियों को क्यों मारा? एसपीओ फैयाज अहमद के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटी को भी गोलियों से क्यों भून डाला? बताएंगे क्या हुआ कल रात? पता नहीं है। आप घर में थे उस समय? नहीं, ये ड्यूटी पे थे। रात के 10:30 बजे तक ये घर में बात कर रहे थे। फैमिली ने फ़ोन किया, अचानक बोला वही फायर हो गया। उस वजह से फ़ोन काट के यहाँ पे भी ये ड्यूटी पे थे, वहाँ पे बता दिया। वहाँ से निकल गए उसी समय यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे इसकी सिस्टर कैजुअलिटी थी, डेथ नहीं हुई थी उस समय। तो एसडीपीओ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजबिहारा में लेकर गए उसको। उधर से उन्होंने रेफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग वालों ने रेफर किया सोरा इंस्टीट्यूट। वहाँ से उसकी भी डेथ हो गई। पहले मदर और फादर यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, वहाँ पे उनकी सिस्टर भी डेथ हुई। इस वजह की एज कितनी थी? 16 साल। 16 साल की। तो सिस्टर को मारना आप क्या समझते, कैसे देखते हैं? सर जो भी है ये गलत है।
तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं जानते बस। आप बताइए, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका बाप चला गया, क्या कहेंगे आप? अभी मैं क्या कहूँगा, वो तो जो था वो तो सारा चला गया, अभी क्या रह गया इधर। ऐसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह करते हैं? लोगों को क्या, पहले पूछना, अगर गलती होती है फिर भी पूछना था, वार्निंग देनी है। नहीं मार रहा है फिर जो करना है कर लो, पहले वार्निंग देनी है पक्का। अगर कोई कसूर है, कुछ है, पक्का देना। वो ऐसे बिना मतलब उसको अंदर खिड़की, उसने दरवाजा खोल दिया, ठोक दिया सीधा, ना पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें आपकी छोटी मासूम बहन भी थी, वो अब आपके बीच में है। अरे बोलने की स्थिति में है ही नहीं, ये बस अलग में है ही नहीं। ये बात सही है, ये नौजवान कैसे कुछ बोलने की स्थिति में हो सकता है? उसके पिता, उसकी मां, उसकी बेटी का कत्ल। पूरे कश्मीर में इस घटना को लेकर के दहशत है, लोगों में गुस्सा है और बड़ी संख्या में लोग इस जनाजे में शामिल हुए, ये इस बात का सबूत है। लोग जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों के हमलों में तेजी का सीधा रिश्ता कश्मीर में फिर से इलेक्शन कराने की कोशिश को लेकर है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं से खुलकर बात की, चुनाव कराने का प्रोसेस शुरू हुआ, डिलिमिटेशन का काम शुरू हुआ, दहशतगर्दों की कोशिशें तेज हो गई। वैसे भी आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कश्मीर में एक बार फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जनता ने अपनी सरकार चुनी, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का वो हिस्सा भी चला जाए जिस पर उसका कब्जा है। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि भारत की नजर उनके आजाद कश्मीर पर है। और दूसरी बात है कि पिछले कुछ महीनों में हमारी फौज ने कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया किया है। इसमें कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना, बड़े बड़े कमांडर मारे गए। उनके जो रिक्रूट्स हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि अब उन्हें पनाह नहीं मिलती, कश्मीर के लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती। अब अपने दहशतगर्दों में दम भरने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। ये हिट एंड रन के केस हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, बेहतर हो गए हैं, माहौल बदला है। अब कश्मीर के ज्यादातर लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का साथ नहीं देते, लेकिन आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं, इसे खत्म होने में वक्त तो लगेगा। जम्मू कश्मीर से आज एक और बुरी खबर आई। 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण, कन्वर्जन और उनका निकाह अधेड़ उम्र के लोगों के साथ कराने का इल्जाम लगा। इसको लेकर धरना हुआ, प्रदर्शन हुए। आरोप यह कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम और श्रीनगर के मैसूर इलाके में 18 साल की 2 सिख लड़कियों को डरा धमका किडनैप किया गया। इन दोनों लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में इन लड़कियों की शादी 45 से 50 साल की उम्र के लोगों से करवा दी गई। बड़गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सिंह का आरोप है कि 18 साल की सिख लड़की को लालच देकर डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सिख नेताओं के साथ कल से ही श्रीनगर में है। वो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करके सारी जानकारी दे चुके हैं। गवर्नर के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई। एक लड़की को बरामद करके उसे उसके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। सिरसा ने कहा कि इस मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ फोन पर बात हुई है और होम मिनिस्टर ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिरसा ने कहा कि सिख डेलीगेशन जल्दी ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेगा। अधड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह करके ये कहा गया जी कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था।
बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाजत तक नहीं दी, और जो वो अधउम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं उन लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। जाहिर है मंजिंदर सिंह सिरसा अपनी बात कहते कहते काफी इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। उन्होंने कश्मीर के लोगों को पुरानी बात याद दिलाई। सिरसा ने कहा जब कश्मीर के लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे तब सिख समाज ने कश्मीरियों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाए, 50,000 लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया था। सिरसा ने कहा जब जब कश्मीर के लोगों को मदद की जरूरत हुई सिख समुदाय ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बदले में आज उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 2014 में जब यहां पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगला साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहां लेके आते थे। श्रीनगर में फ्लाइट में खुद यहां मैं आता रहा हूं इसी गुरुद्वारे में, वहां से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहाँ की मेजॉरिटी की बच्चियों ने यह खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं माँ बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें खर्च के 55 से ज्यादा बच्चियां जम्मू कश्मीर में वादी में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाई और खुद साथ में लेकर आए। मैं आज उन बच्चियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही हैं? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा। क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो नाम के हैं? क्या जो हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो केवल नाम के लिए है? कश्मीर में ज्यादातर नेता खामोश रहे, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि सिरसा एक लीडर हैं, दिल्ली से आए हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको उस मां की बात सुनवाता हूं जो अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही है, लोगों से मदद मांग रही है, हाथ जोड़ रही है, पुलिस और कानून की चौखट पर माथा रगड़ रही है। गल करो जी, गल करो 2 मिनट। की होया ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ठीक। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ 18 साल की लड़की है। एक 45 इयर्स लड़का, 2 ब्याह हुए, इसकी बच्ची 2 वर्ष थी, इस गन पॉइंट ले गन पॉइंट से और लड़की मेंटली प्रॉब्लम है क्योंकि लड़की का ऑपरेशन हुआ था हिंदू जो हॉस्पिटल में हरासमेंट करके। हां हरासमेंट करे, असल में हरासमेंट करे, तब जाओ करो क्या करें, गुंडा है, मवाली है। हां ये लड़की को किडनैप करके ले गया, तो लड़की चाहिए और कोई नहीं। मां ने बताया कि लड़की मेंटली चैलेंज्ड है, उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो चुका है, उसको बहकाना बड़ा आसान है। श्रीनगर के मैजूर इलाके से अगवा की गई इस लड़की के पिता ने भी पूरी आपबीती सुनाई। सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी आंखों के सामने उसकी जवान बेटी को किडनैप कर लिया गया। पिता का कहना है कि कश्मीर में न तो पुलिस ने उनकी सुनी और न अदालत से उन्हें न्याय मिला। यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिपेयर का काम चल रहा था, वो लेबर आया यहाँ पर हमारे पास काम करता था, माँ बाप बहन कर रहे उसको काम साफ कर, तकरीबन हमारे पास 3 काम करता, महीना 1.5 महीना उसने काम किया हमको, उसके बाद चला गया। फिर परसों वो आगा अचानक, वो आज परसों शाम को 21 तारीख को 12:30 बजे आ गया, 3 बंदे लेकर आ गया। मैं 2 बंदे बाहर थे, तो एक बंदा ये अंदर घुसा, इसके पास खास में पिस्टल थी सर, इसने आकर तो ऊपर चढ़ गया। तो इसने आकर तो यहाँ पर मेरे को दरवाज़ा खटखटाया, जब मैंने दरवाज़ा खटकाया तो इसने मुझे लात से पुश मार कर नीचे गिरा दिया।
कुछ अगर मैं गिर गया तो मैं और मेरी बीवी यहाँ पर थी खाली हो गई। तो इसने हमको आ गया तो वहाँ पर लड़की को पकड़ा, घसीटते लेकर गाड़ी में इसने भर दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, कहता है अगर आप शोर करोगे तो हम आपको पिस्टल से मार देंगे। तो सर मैं डर गया। सर हम चाहते हैं इंसाफ, हम चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की यही पहुँचाते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी यहाँ पर कोई इंतजाम सेफ नहीं है। जब हम आपको पास कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं तो आप हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखते, अब हमारी कंप्लेंट भी नहीं सुनते, अब हमको कोर्ट में नहीं जाने देते, तो फिर हम किसके पास जाएं? हमारा रहने का यहाँ फ़ायदा क्या है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं? क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो हमें बताएंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, इंसानियत तो यह है कि सिख, मुसलमान, कश्मीरी पंडित सब मिलजुल कर रहते थे। इसी को कश्मीरियत कहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब लड़की के पिता बोल रहे थे तो पीछे मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। कश्मीर की यही खूबसूरती है, अमन था, चैन था, एक दूसरे पर यकीन था। इस तरह के वारदातों ने इसे खत्म कर दिया। यह साजिश है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में सिख बेटियों के साथ हुई ज्यादती को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, सिख समुदाय में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में आज दिल्ली में सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर जम्मू की बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने अपने सपोर्टर्स के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। प्रधानमंत्री को अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अगर बचा है तो सिखों की वजह से। कभी हमारे को वहां मारा जाता है, चिट्टी सिंहपुरा में हमारे गुरुद्वारों पे हमला होता है। अब कई सालों से हमारी बेटियों को उठा के बुजुर्ग मुसलमानों से उनका निकाह करा दिया जाए, बर्दाश्त नहीं होगा। जो कानून दूसरी स्टेटों में यह होना चाहिए। और जो हमारे राइट्स हैं, प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, सिखों को क्यों नहीं बुलाते? 2 बच्चियों को जबरदस्ती उठा के उनका निकाह जो है कराया गया और उनके माँ बाप को मिलने तक नहीं दिया गया बच्चियों से कोर्ट में। हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्ची एक वापस आ गई है, दूसरी भी वापस आ रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो जम्मू कश्मीर के सियासी नेता भी इस पर बोले। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के साथ इस तरह की घटना के बारे में सुनकर परेशान हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे खराब दौर में भी शांति के साथ रहते आए हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने भी 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, कश्मीर में सिखों और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोई भी कोशिश जम्मू कश्मीर का भारी नुकसान करेगी। दोनों समुदाय ने मुश्किल वक्त में भी हमेशा एक दूसरे की मदद की है। ऐसी न जाने कितनी ही कोशिशों के खिलाफ दोनों समुदाय खरे उतरे हैं। कश्मीर में सिख बच्चों के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है, तकलीफ देने वाला है, हैवानियत है। और इस तर्क में मुझे कोई दम नहीं लगता कि लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया। कौन सी 18 साल की बच्ची एक 46 साल के अधेड़ से अपनी मर्जी से शादी करेगी? कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को अपना शौहर चुनेगी जिसके पहले से 2 बीवियां हैं, 8 साल की बेटी है? लव जिहाद का यह केस सिर्फ सिख समाज पर प्रहार नहीं है, यह देश के हर जिम्मेदार नागरिक को तकलीफ देने वाला है। कुछ साल पहले मैं ब्रिटेन में इसी तरह के केसेस पर एक रिपोर्ट देखी थी। वहां भी मुस्लिम लड़के अपना नाम बदलकर, हाथ में कड़ा पहनकर, अपने आप को सरदार बताकर सिख लड़कियों से शादी कर लेते थे। और बाद में जब राज खुलता था तो लड़कियां हैरान होती थी, परेशान होती थी, रोती थी। जब ऐसे कई केसेस सामने आए तो सिख समाज के साथ ब्रिटेन के बाकी लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया, वहां ऐसे केसेस पर रोक लगी। हमारे यहां इसका एक दूसरा एंगल भी है। कश्मीर में सिख समाज के लोगों ने यह कहा कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश है, कश्मीर से भगाने की कोशिश है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो कश्मीर के हर नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस लव जिहाद की, इस डराने की, इस भगाने की कोशिश की पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए। कश्मीर के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जब कश्मीर में तकलीफ हुई तो सिख समाज ने उनकी मदद की। मुझे याद है जब देश भर में सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अलग अलग राज्यों में पढ़ने के लिए गई कश्मीर की लड़कियों को सिख समाज के लोगों ने
बड़ी हिफाजत से उनके घरों तक पहुंचाया था। अब बारी कश्मीर के लोगों की है। उन्हें वहां के सिख समाज के साथ खड़े होना चाहिए। यह कश्मीरियत का तकाजा है, यह इंसानियत का तकाजा है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कैसे होता है, कन्वर्जन का मुद्दा क्या है, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने वाले गिरोह की। और आज इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले उमर गौतम के बैंक खातों में करीब 1,82,00,000 रुपए जमा हुए। इनमें से 50 लाख से ज्यादा की रकम रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी से आई। इस मामले में आज एक सरकारी कर्मचारी को भी अरेस्ट किया गया। हैरानी की बात है, गुरुग्राम के जिस मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार माना जा रहा था, आज उसे भी कन्वर्जन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने इस मामले में इरफान, अब्दुल मन्नान और राहुल भोला नाम के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर में इंटरप्रेटर है। इसकी वजह से डेफ एंड डम बच्चों से उसका संपर्क था और इसी का फायदा उठाकर वो बच्चों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति नफरत भरता था, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करता था। इतना ही नहीं, इरफान का ताल्लुक धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम से भी था। वो उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर से ही धर्मांतरण के सर्टिफिकेट बनवाता था। राहुल भोला भी मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और इरफान के साथ मिलकर वो कन्वर्जन करवाता था। जबकि मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान भी मूक बधिर है, वो भी डेफ एंड डम्ब है। उसने कानपुर के आदित्य गुप्ता का मजहब बदलवाया। इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसके अंदर इंटरप्रेटर का कार्य करता है। और इस कारण ही इसकी मूक एंड बधिर लोगों के बीच बहुत अच्छी पकड़ है। इरफान खान मूक बधिर को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्म की बुराइयां बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उमर गौतम ने विदेशों से पैसा मंगवाने के लिए अपने परिवार के लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। उसने हवाला के जरिए भी रकम मंगवाई। पुलिस का कहना है कि उमर गौतम के अकाउंट में करीब 1,82,00,000 रुपए आए, लेकिन उमर गौतम ने अपने ट्रस्ट का न तो कभी ऑडिट करवाया और न कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपए खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है
और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। जब इस मामले का खुलासा हुआ था तो उस वक्त कोई छोटा मोटा रैकेट लगता था कुछ 10-5 लोगों का कन्वर्जन किया होगा, पैसे बनाए होंगे, लोगों को फुसलाया होगा। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट सामने आ रहे हैं मामला संगीन होता जा रहा है। अब यूपी पुलिस 32 जिलों में उन लोगों की पहचान कर रही है जिनका धर्म परिवर्तन इस गिरोह ने करवाया था। जब उमर गौतम का पुराना रिकॉर्ड देखा गया तो पता लगा कि असम में धर्म परिवर्तन के धंधे में लगे लोगों के साथ वो ट्रेनिंग ले चुका है। जब उसके बैंक अकाउंट्स को देखा गया तो पता चला उसे दुबई, रियाद, कतर, आबू धाबी से पैसा मिलता रहा है। उमर गौतम के रिलेशंस बिलाल फिलिप नाम के शख्स से होने की कंफर्मेशन हुई है। बिलाल फिलिप कनाडा का रहने वाला है, फिलीपींस में आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जा चुका है, ऑनलाइन इस्लामिक यूनिवर्सिटी चलाता है और इसके जरिए नौजवानों को रेडिकलाइज करता है। बिलाल फिलिप और जाकिर नायक एक दूसरे के करीबी हैं। इस लिहाज से उमर गौतम बड़े गिरोह का बड़ा मोहरा है और इसलिए धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की तह में जाने की जरूरत है। जो लोग मजबूर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, डेफ एंड डम बच्चों को कन्वर्ट करके पैसे कमाते हैं, वो हैवान से कम नहीं है। और मुझे यकीन है कि यूपी पुलिस जल्दी से जल्दी इसकी सारी कड़ियां जोड़कर पूरी सच्चाई देश के सामने रखेगी। इस साजिश का पर्दाफाश जल्दी हो, यह बहुत जरूरी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज 2 खबरें आई हैं। अच्छी खबर यह कि भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है और बुरी खबर यह कि कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी है। आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 2 डेवलपमेंट हुए। पहली खबर तो यह है कि अब भारत कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला मुल्क बन गया है। हमने इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगी हैं, जबकि अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख डोज लगी हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड लगी है, लेकिन कोविशील्ड को अभी तक यूरोपियन यूनियन ने, वहां की मेडिकल एजेंसी ने मंजूरी नहीं दी है, यानी इसे अभी तक ग्रीन पास नहीं मिला है। हैरानी की बात यह कि यूरोपियन यूनियन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की एक दूसरी ब्रांडेड वैक्सीन को ग्रीन पास दे दिया है, लेकिन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से बनाई जा रही एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को परमिट नहीं दिया है, जबकि दोनों का फॉर्मूला एक ही है। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि इस मामले को जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। इसके लिए रेगुलेटर्स और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल पर बात होगी और मुझे लगता है एक टेक्निकल मामला है, 2-3 दिन में इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 10 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसकी डिटेल्स। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।